नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्र, वैसे आज तो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज अपने पद से त्यागपत्र की पेशकश अपने पार्टी अध्यक्ष के सामने किया है। अब आप तकनीक में ना जाइए कि वो अध्यक्ष तो पार्टी के सदस्य की त्यागपत्र ले सकता है, वो तो मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें राज्यपाल को देना चाहिए। असल में वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं और वो पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि चूँकि संवैधानिक संकट है, संविधान में ये प्रोविज़न है कि किसी चुनाव, किसी सरकार का अगर अजीत नमस्कार भाई, जय भवानी। उत्तराखंड में एक राजपूताना शासन जाने वाला है, लेकिन चिंता के विषय नहीं है, दूसरा राजपूत ही आएगा, क्योंकि अभी सरकार राजपूतों को इग्नोर करके आगे चलने की स्थिति में नहीं है। एक रावत गए थे तो दूसरे रावत आए थे, अब तीसरे भी ठाकुर ही आएंगे। अजीत, इस बात की मैं एश्योरेंस देता हूँ, निश्चिंत रहो, ठाकुरबाद जिंदाबाद। तो संविधान में प्रोविज़न है कि अगर 1 साल से कम विधानसभा का कार्यकाल रहता है तो उपचुनाव नहीं होता है। लेकिन देखिए, इसमें 2-3 तकनीकी पहलू हैं। हालांकि आज इस पर बात नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 मिनट इस विषय पर बात कर लूं। आज तो मैं वो सबसे बदनाम शायर जो अपने आप को नामजद कहता है उसी पर चर्चा है, और उसके बहाने जो लोग हर मामले में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जिनकी दाल योगी सरकार में नहीं गल रही है, जो मुफ्त में खाते थे उनको योगी जी ने बोटी डालना बंद कर दिया है, तो वो जो रोटी और बोटी के लालची लोग थे, बात उन्हीं पर होगा और पूरा बढ़िया से होगा। उनमें कोई सुझाव हो तो बताइए। बट फिलहाल एक इशू रेज हुआ है, तो शाम को तुरंत नया डेवलपमेंट है, इस विषय पर बात किया जाए। करंट अफेयर पर बात करना चाहिए। जो गंगोत्री सीट है वो पिछले 1 साल से खाली थी। जिस वक्त वर्तमान वाले मुख्यमंत्री, जो कि अब निवर्तमान हो जाएंगे, तुम्हारे साहब नमस्कार, निवर्तमान हो जाएंगे, इन्होंने जब शपथ लिया था मार्च में, उस वक्त अगले ही दिन अगर चाहता चुनाव आयोग तो चुनाव करवा सकता था। तब इस सरकार का 1 साल से पीरियड ज़्यादा रहता, तकनीकी रूप से चुनाव हो सकता था। और ये भी एक कानून में प्रोविज़न है कि आप 6 महीने से ज़्यादा किसी सीट को खाली नहीं छोड़ सकते। तो त्रिवेणी वाले गंगोत्री वाली सीट को 1 साल से क्यों खाली रखा गया था, चुनाव आयोग इस विषय में स्पष्टीकरण दे। लेकिन असल में भारत में कोई भी संवैधानिक जगह पर बैठने वाले लोगों की अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं है। इस वजह से वो सब के सब बेलगाम और बिंदास हैं। कोई पूछने वाला नहीं है चुनाव आयोग उत्तराखंड से कि भाई एक सीट 1 साल से खाली है, तुम कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान तुमने पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाया, 5 राज्यों में कराया, असम में करवाया, त्रिपुरा में कराया, मणिपुर में करवाया, पौंडीचेरी में करवाया, तमिलनाडु में करवाया। तो वो एक जगह उपचुनाव में क्या दिक्कत थी कि तुमने नहीं होने दी। ये तो चुनाव आयोग से प्रश्न बनता है और पूछा जाना चाहिए, और सिर्फ पूछा नहीं जाना है, उनको नोटिस देना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि कोई विद्वान न्यायाधीश सो मोटो ले कि आखिर 1 साल तक क्यों सीट खाली रही। तो अगर वो गंगोत्री सीट पर चाहते सरकार या चुनाव आयोग, तो वहां से वो चुन के आ सकते थे। तो ये खेल क्यों हुआ? अब एक आशंका है मुझे, हालांकि अगर मेरी आशंका सच साबित हुई तो ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब इससे बड़ा चोट, डेंट वो भी नहीं हो सकता था जो इमरजेंसी लगाई गई थी। हालांकि इमरजेंसी लगाने को लोकतंत्र का मैं सबसे काला दिवस मानता हूँ, काला दिन मानता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा काला दिन हो जाएगा जो मैं अब कहने वाला हूँ, अगर ये सच होगा तो। देखिए भी, 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो बिना किसी सदन का सदस्य होते हुए राज्यों में मुख्यमंत्री का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं। एक तो ये रावत साहब थे जो बात से चलता हो गए, कल वो गवर्नर साहब से मिलेंगे या हो सकता है रात में मिले, उनको कौन सा है, जहाज़ से जाना है, और वैसे भी 3 घंटे की रास्ता है, रूट लगेगा, 2 घंटे में ही जाएंगे, 200 किलोमीटर तो जाना है दिल्ली से। उनका जहाज़ भी है, उनका हेलीकॉप्टर भी है, उनके पास रूट लगी साधन भी है, वो रात में पहुंच जाएंगे। और गवर्नर साहब तो बैठे ही हैं,
कि आइए आप इंतज़ार कीजिए और हम आपको बोले कि जी अगले कार्यकाल तक आप बने रहिए जब तक अगला मुख्यमंत्री का चुनाव ना हो जाए, ये तो औपचारिकता है, उसमें कोई बहुत बात है, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि कहीं इनको चुनाव के माध्यम से ना आने देना और वो तकनीकी पहलू दिखा करके चुनाव से रोक देना ममता बनर्जी को चुनाव से रोकने की साजिश तो नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी पर भी तो तलवार लटका है कि आपको 6 महीने के अंदर चुनाव में चले जाना है। हालांकि पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है, पश्चिम बंगाल में अभी पूरा 5 साल का कार्यकाल है और इधर कोई बहुत महामारी या कोई ऐसा युद्ध की स्थिति नहीं है, ना ही कोरोना से लॉकडाउन है, पूरा बंगाल खुला हुआ है, अब तो करीब करीब पूरा देश खुला हुआ है। कल मैं बाहर निकला था, दिल्ली की सड़क भी पूरी खुली हुई है, हम लोग भी डर के हमारे घर में कैद थे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप घर में कैद रहिए, अगर बहुत ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप ना निकलें, ये बात तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दिल्ली पूरी सड़क पर है, सब लोग अपने काम में हैं। तो ये ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक खेल तो नहीं, क्योंकि कहा जाएगा ना कि देखो हमने अपनी मुख्यमंत्री कुर्बान कर दी, तकनीकी पहलू थी, आप भी अपना सीट कुर्बान करिए। कहीं रानी के शिकार के लिए वजीर का कुर्बानी तो नहीं दी गई, कहीं बड़ी मछली के शिकार के लिए छोटे मछली को चारा तो नहीं बनाया गया। ये सब आशंकाएं हैं, हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, आशंका व्यक्त करना हमारा काम है, कहीं ये सब चीज़ तो नहीं है ना। अगर ऐसा होता है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी इससे बड़ा धब्बा कोई नहीं लग सकता। मित्रों, मैं एक स्पष्ट कर दूं कि मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी जैसों को तो राजनीति में 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहिए। उन लोगों को तो राजनीति में कानून बना करके रोक लगा देना चाहिए जो विघटनकारी राजनीति करते हैं, जो देश तोड़क राजनीति करते हैं, जो बिल्कुल धर्म के नाम पर विभाजनकारी राजनीति करते हैं, जो खुलेआम मुस्लिम परस्ती और हिंदुओं को प्रताड़ित करने की राजनीति करते हैं, जहाँ पर नमाज के टाइम में मूर्ति विसर्जन रोक दी जाती है। वहाँ मूर्ति विसर्जन जहाँ बंगाल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर कोई आदरणीय ऑनरेबल फेमस और दुनिया में प्रचलित त्यौहार है वो दुर्गा पूजा है, उस दुर्गा पूजा को रोक दिया जाता है कि भाई अभी अजान का समय हो रहा है। ऐसे विघटनकारी को तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये देश का अनफॉर्चुनेट है कि वो चुनाव में भी है, जीत भी रही है और जनता के आशीर्वाद से बहुमत भी आई है, और लोकतंत्र का तकाजा है कि जो लोक कहेगा तंत्र उसी हिसाब से काम करेगा, और इसमें तो लोक ने उनको मदद दिया है, लोक ने उनको किया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का जो आपसी साठगांठ है, मित्रता और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का संबंध तो एक अलग है, वो तो सबके साथ है, लेकिन मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, साठगांठ। एक बार दोबारा से कह देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के साथ साठगांठ है। ये पश्चिम बंगाल में नूरा कुश्ती हो रहा है ताकि दोनों लोगों को पॉलिटिकल माइलेज मिले। अगर आप ध्यान दें तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का वही उम्मीदवार हारा है जो तृणमूल कांग्रेस से आया हुआ था। एक शुभेंदु जीते हैं, वो भी खींच खाच के, उस पर अभी कोर्ट में लग रहा है कि क्या होगा। अब कोर्ट का ऊँट किस करोड़ बैठेगा ये तो कोर्ट वाले को ही पता होगा, हम कुछ कह नहीं सकते, और अदालतों पर टिप्पणी करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है, खासतौर से हम जैसों को तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उस पर तो चर्चा ना करें। तो ये आप फेंकने वाली बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे वो सारे 73, 74, 75 जितने भी सीटें वो जीत गए हैं, एक आध को छोड़ करके, और वो तमाम लोग जो ममता बनर्जी के पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भाजपा का बी टीम, वो चुनाव हार गई है, भाजपा की मेन टीम चुनाव जीती है। दूसरा, ये ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की साठगांठ इसलिए है कि जहाँ पर लोकसभा में प्रचुर बहुमत मिल जाता है वहाँ विधानसभा में बिल्कुल नहीं मिलता। ये भी सोचने वाली बात है। जैसे दिल्ली की 7 संसदीय सीट भाजपा को मिलती है और 17 विधानसभा सीट केजरीवाल को मिलती है। ये तो अंधा आदमी भी सीख समझ जाएगा ना भाई, क्योंकि अगर ये स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता होती तो 40, 50, 45, 55, 60 मिलता, 70 में 77 सीट मिलना, और वहाँ जहाँ जबकि आपके 7 सांसद हैं, ये तो सब राजनीति बताता है। आज मेरा मुद्दा उन सब विषयों पर नहीं है। आज मेरा मुद्दा है कि देश में
मुनव्वर राना जैसे भी शायर हैं। मुनव्वर राना की गतिविधियों पर आप सब लोग जानते हैं। उनके जो देशद्रोही षड्यंत्रकारी गतिविधि उनके लड़कियों ने किया है और कर रही हैं और करती आई हैं, उस पर दो चार लाइनें आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइएगा। सीए प्रोटेस्ट में उनकी लड़कियों ने जो ड्रामा किया लखनऊ में, वो सब आप जानते हैं। जबकि सीए प्रोटेस्ट में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक में कहीं भी किसी भी कॉलम में कामा फुल स्टॉप और साइलेंट वर्ड में भी नहीं लिखा गया था कि भारत के किसी नागरिक की नागरिकता प्रभावित हुई, छीनी जा रही है। वो एनआरसी का था, एनआरसी अभी था ही नहीं। वो एनआरसी में था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो उसमें था कि आप अपना आई कार्ड और पहचान पत्र दिखाइए कि आप कहाँ के हैं, आप बांग्लादेशी हैं कि रोहिंग्या हैं, ये आप बताइए। वो एक था। लेकिन जो सीए बिल था, सिटीजन अमेंडमेंट नहीं था, लेकिन मुनव्वर राना की बेटियाँ वहाँ पर नहीं कर वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बनी है, नया नया पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो उन्हें अपना कुछ खरखाई दिखाना है ताकि उनके पार्टी में उनकी वर्चस्व बने और लगे कि हाँ भाई ये कुछ कर सकती हैं। वो अपना कर रही हैं। 28 तारीख को एक घटना होता है, वो सब आप लोगों ने जाना है, लेकिन जब तक वो रेफरेंस नहीं दूंगा ये मेरी बातें पूरी नहीं। 28 जून की घटना होता है कि मुनव्वर राना का बेटा अपने गाड़ी को बिल्कुल आराम से ले आकर पेट्रोल पंप के पास रोकता है। ड्राइविंग सीट पर वो बैठा है। एक मोटरसाइकिल उसके सराउंड में एक बार राउंड परिक्रमा करती है और ऐसा निशाना लगा के गोली मारती है कि गोली बिल्कुल गाड़ी के बॉडी पर लगे, शीशा पर भी ना लगे। जबकि मर्डर करने वाला आदमी सीधे ड्राइवर को पेन करके गोली मारता है, ड्राइवर सीट के बगल में बैठे वाले को गोली मारता है। बॉडी में इस तरह से गोली नहीं मारता कि बॉडी छेदता हुआ गोली बाहर चला जाए। शीशा नहीं टूटा, आदमी नहीं मरा, जबकि एकदम ब्लैंक जीरो से गोली मारी गई है। मोटरसाइकिल खड़ा करके गोली मारी गई है। मतलब ये नहीं है कि चलती कार और चलती मोटरसाइकिल में मारा गया, गोली मिस कर गया। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि एक डॉक्टर को ऐसे ही एक लाल बत्ती पर रोक करके गोली मारा गया, तो बाकायदे शीशा के सामने उसके छाती को निशाना बनाकर मारा गया था और दोनों तरफ से मार करके श्योर कर दिया गया कि वो आदमी मर जाए। अभी हम लोगों ने एक फरीदाबाद का वीडियो देखा था, वहाँ पर भी एक डॉक्टर को गोली मार दी गई थी। एक और कहीं का वीडियो आया था। लेकिन मुनव्वर राना के बेटे पर, तबरेज़ राना पर गोली चलाने वाला आदमी इतनी बारीकी से गोली चला कि कार का शीशा भी नहीं टूटा। पुलिस तो पुलिस है, उसका यहीं से माथा ठनका कि भाई ऐसी कौन सी गोलीबारी हुई कि ब्लैंक जीरो से खड़ी गाड़ी में गोली मारी जा रही है। गोली मारने वाले ने एक पूरी परिक्रमा किया है, वो देखा है कि गाड़ी में अंदर कौन आदमी कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद भी अगर उसका उद्देश्य मर्डर करना होता तो वो अब तक मुनव्वर राना का बेटा जहन्नुम जा चुका होता। लेकिन जहन्नुम में नहीं गया, ये इस नश्वर धरती पर ही है और बकवास कर रहा है। पुलिस ने इसी से छानबीन की। सीसीटीवी इंतफाक से पेट्रोल पंप पर लगा था। मुनव्वर राना का बेटा लगता है कि कोई फील्डिंग वर्किंग करके नहीं आया। अनाड़ी लोगों के साथ हमेशा दिक्कत आती है। या आपको पूरा भरोसा था कि हमारा ड्रामा पर दुनिया भरोसा कर जाएगी, जैसे तुम्हारे बाप को भरोसा कर गई थी जब वो कोटे में मिला पुरस्कार को कोटे में लौटाने गया था, क्योंकि वो पुरस्कार डिजर्व करता नहीं था। पूर्ववर्ती सरकार ने भोंपू के रूप में इस्तेमाल होने के लिए उसको पुरस्कार दिया था। अब जब उसको लगा कि भाई भोंपू बजा, तो तुलतुली बजाने के लिए पुरस्कार को वापस किया ताकि बदनाम हो तो फिर कुछ नाम हो और कहा जाए कि देखिए इतने शायर, बड़ा शायर लौटा रहा है पुरस्कार। वो ख़त्म हो चुका, वो चला हुआ कारतूस हो गया। दुनिया ने देखा और थू किया मुनव्वर राना और वो सब पुरस्कार बांटने वापस करने वाले को। दुनिया ने बताया कि भाई पुरस्कार मिला था। मतलब सबसे पहले तो आधा लोगों को यही पता, अच्छा इनको पुरस्कार मिला था, इन्होंने ऐसा क्या किया था। मतलब कई लोगों को चिंता हो गई कि भाई इन्होंने ऐसा क्या किया था। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अखिलेश यादव के बाबूजी ने अमिताभ बच्चन को पुरस्कृत किया था पहलवानी के लिए। बोला ये उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है भाई उत्तर प्रदेश का यश भारती दिए हो तो किया क्या है यूपी के लिए। ये तो बम्बई में रहता है, बम्बई में टैक्स देता है। उत्तर प्रदेश के लिए किया क्या है। तो बाद में पता चला कि मुलायम सिंह की सरकार का विज्ञापन किया था, यूपी में है दम क्योंकि अपराध यहाँ है कम। तो इस बात के लिए यश भारती मिली थी। खैर वो अलग बात है, आप बात उस पर नहीं है। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो वो शूटर पकड़े गए। उसके बाद शूटरों के बयान आया। अब पुलिस सिर्फ बयान के आधार पर तो किसी को पकड़ नहीं सकती थी।
फिर उन्होंने बोला कि मैं फलाने होटल में ठहरा था। अब होटल की सीसीटीवी खंगारी गई तो वो मुनव्वर राना का वो बेटा जिसने खुद पर गोली चलवाने का इल्ज़ाम लगाया, तो वो उन्हीं गोली चलाने वालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहा था, उनके साथ बातें कर रहा था। उसके बाद वो शूटर ने कहा कि हमको कहा गया था कि आप हम पर एक हवाई फायरिंग करिएगा हमारे गाड़ी को निशाना बना करके हमको बचाते हुए, ताकि वो जो पुश्तैनी मिल्कियत हमने बेच दिया है 85 लाख में, वो पैसा हमारे चाचा मांग रहे हैं, उसमें मैं क्या करूंगा कि आराम से पुलिस वाला, चूंकि मेरे बाप का बड़ा नाम है, अरे बदनामे हुआ तो कहे नाम तो ही है मुनव्वर राणा का, अगर मुनव्वर राणा बदनाम नाम नहीं होता तो मैं आज कार्यक्रम नहीं करता, क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था, तकनीकी आधार पर एक संवैधानिक संकट खड़ी हो गई है, वो मेरे लिए मुद्दा था। लेकिन मैंने कहा कि उस पर बाद में भी बात किया जा सकता है, वो उतना खतरनाक नहीं है जितना मुनव्वर राणा का वो साजिश खतरनाक है, जो आगे अब मैं कहने वाला हूँ। मैं उसके बाद में अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके और अपने चाचा और चाचा के भाइयों को फंसा दूंगा, वो सब जाएंगे जेल और मैं उनके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूँगा। लेकिन ये तो योगी जी की पुलिस है, ये तो इन्फ्लुएंस पे चलती नहीं, ये तो कानून और भरोसे और विश्वास और सबूत पर चलती है। और सारा विश्वास सुसाया, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब आया तो सब लोगों ने बयान दिया कि मुनव्वर राणा के बेटे ने किया था, तो कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना है। अब मुनव्वर राणा के बेटे के दबिश देने के लिए पुलिस किसी के घर गई। ड्रामा यहाँ से शुरू होता है। महिलाओं को मुनव्वर राणा आगे कर दिया। मुनव्वर राणा ने टीवी चैनल में बयान में बोला कि हाँ मेरा बेटा उस वक्त मेरे घर में ही था। तो जब घर में था तो तेरे घर की बहन बेटियां फोर्स से उलझ रही थी, तू खुद क्यों नहीं आया? मुनव्वर राणा स्वयं फ्रंट पर क्यों नहीं आया? हम इज्जतदार लोग हैं, हमें कभी कोई जरूरत होती है तो मेरी महिला, मेरी पत्नी तो आगे नहीं जाती पुलिस से बात करने। कोई बाहर में कोई सर्वे वाला भी आता है, आज ही एमसीडी वाला आया था, घर में टंकी है, कूलर है। मैं बोला नहीं, हमारे यहाँ कूलर नहीं है, एसी चलता है। टंकी है? बोला हाँ उसमें व्यवस्था है। ढका हुआ नहीं जी, बिल्कुल ढका हुआ है। पूछता तो हम ही गए। मेरे पति बोले देखो जी कोई आया है। कोई आता है तो मेरे बच्चे ऊपर से देखते हैं, घंटे मार, पापा हाँ कोई आया है। वो तो नहीं जाकर के बकवास करने लगते, लेकिन उन्हें तो फेसबुक पर दिखाना था कि देखो भैया हमारा साथ ये हो रहा है, और उसका लाइव वीडियो करने लगी। खैर पुलिस वालों से वो कह रहे थे कि आप कोई वारंट है, कोई और सिनेमा बहुत ज़्यादा देखते हैं ना सब, तो वारंट उनके पूछ रही थी। अब उनको मैं वारंट बता दूं कानून के विद्यार्थी के हिसाब से। और व्यवहार भी, पुलिस को अगर कोई सूचना मिलती है कि कोई दुर्दांत अपराधी, बदमाश अपराधी, इन्फ्लुएंस अपराधी जिसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर वो आदमी को कहीं दबिश के मार्फत से पकड़ा जाना है तो वो किसी वारंट की आवश्यकता उसको नहीं है। वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, दबिश दे सकती है, आपके यहाँ छापा मार सकती है। उसके दो कारण होता है कि कहीं हम फॉर्मेलिटी पूरा करने में अपराधी न भाग जाए। अब आप कह सकते हैं कि मुनव्वर राणा इतने प्रभावशाली आदमी भाग के जाएगा कहाँ? तभी तो उसके लिए जोर थे, अभी तक तो उसका बेटा हाजिर नहीं हुआ। अब आप उसके मोटो समझ लीजिए। पूरा टीवी में चर्चा आ रहा है, मुझे जैसा साधारण आदमी भी जान लिया कि मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज़ राणा की पूछताछ हो रही है। मोबाइल पर वीडियो लाइव कर रही थी उसकी बहन, फेसबुक फ्रेंड होगी उसकी। उसने नहीं देखा कि हमारा फेसबुक पर हमारी बहन रोटी बिलखलाते हुए आगे लोगों को भड़का रही है कि देखिए हम लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मतलब आइए आप आकर के दंगा भड़का दीजिए, क्योंकि बरेली मुस्लिम बहुल इलाका है और मुनव्वर राणा एक मुस्लिम है। ये वही मुनव्वर राणा है ना जो अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ 30-35 करोड़ इंसान और 100-150 करोड़ से ऊपर शैतान जानवर रहते हैं। आज जब पत्रकार ने पूछा कि भाई वो बात आपने किसको जानवर कहा था, तो उससे भी बड़ा बात बोला उसने। बोला नहीं, मैं उन लोगों को जानवर कहा था जो दो जून की रोटी नहीं इंतजाम कर सकते। मतलब जो गरीब है वो इसके नज़र में जानवर है। अब ये जाहिल है, शैतान है, कुत्ता है कि इंसान है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो आदमी गरीब को ये कह रहा है कि वो जानवर है, बड़ी क्लियर चैनल पर बोला है, ये मैं नहीं बोला, कोई वीडियो बात नहीं कि मेरे को ही पता है। आज उसने समाज देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल पर बोला है। जब उसके पत्रकार ने कहा, एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आप इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं, आप इसमें बीजेपी, और क्योंकि आपकी फेसबुक लाइव में आपकी बेटी कह रही है कि ये सरकार हमारे साथ बदला ले रही है, मेरे पापा के साथ बदला ले रही है, पुलिस मेरे घर को घेर ली है, जांच तो कर रही है, मुजरिम को पकड़ नहीं रही है। वो उसके पहले दिन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने बता दिया था तेरे को, तूने सुन भी लिया होगा कि तेरा भाई गिल्टी है, तो मुजरिम को तो पकड़ लिया। वही मुजरिम को तो पकड़ने आ रही थी, उसमें कानून में तुम लड़ा लगा रहे थे।
सबको कानून में दखल देने पर गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं चाह रहा हूँ, अच्छा एक और सबसे बड़ा अफसोसजनक आपको बताऊँ, फेसबुक लाइव किया, वीडियो बना करके पोस्ट किया, रोती हुई वीडियो बयान जारी की उसकी एक बेटी ने, लेकिन चैनल पर जितने मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम नेता आए, वो एक ने भी नहीं कहा कि ये गलत है। सबने कहा कि जी मुनव्वर राना तो बिल्कुल ठीक है, बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, पुलिस को रात में दबिश नहीं देनी चाहिए और उसको रात में अपने ऊपर गोली चलवा लेनी चाहिए, उसे रात में फेसबुक लाइव लगा करके माहौल को ख़राब करना चाहिए, माहौल में दंगा भड़काने का साजिश करना चाहिए, ताकि मुसलमानों ये पैगाम जा सके कि देखो कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। मुनव्वर राना बयान भी दे रहा है कि ये तो उनका अपना एक मत है, मेरा अपना एक मत है, लेकिन उसके लिए हमसे बदला क्यों लिया जा रहा है। मुनव्वर राना से जब प्रेस वाले पत्रकार ने पूछा कि भाई ये काम करिए, आपका बेटा को पुलिस को हाजिर कर दीजिए, कहाँ है बता दीजिए, पुलिस पकड़ लेगी। मुनव्वर राना बोले नहीं रहा। जब पत्रकार ने पूछा कि पुलिस ने रात में आपके यहाँ दबिश दिया था, आपका बेटा कहाँ था, बोला नहीं तब तो घर में था। अब बताइए, मुनव्वर राना स्वयं एडमिट कर रहा है कि जिसको पकड़ने के लिए पुलिस आई थी वो घर में दुबका हुआ है, औरतों के पल्लू के पीछे, और औरतों को आगे कर दिया और आया नहीं, और अब कह रहा है कि मैं बड़ा देश का नाम, ये तो शायर हुआ है। तू शायर है कि शैतान है? इंसान तो तेरे को कहना ही ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तू शायर होता तो कहता कि मैं देश का एक प्रतिष्ठित शायर हूँ जिसको पुरस्कार मिला था, हमने उस पुरस्कार को लौटाया था विरोध में। मैं पुरस्कार लौटाने वालों का एक बात का तो मैं धन्यवाद दूंगा कि ये जितने पुरस्कार लौटाने वाले थे उन्होंने विरोध का एक बड़ी शालीन रास्ता अपनाया था। उन्होंने कोई सड़क जाम नहीं की, उन्होंने कोई पथराव नहीं की, उन्होंने कोई अगजनी नहीं की, उन्होंने कहीं तोड़ फोड़ नहीं किया। वो अपना पुरस्कार वापस करके एक विरोध दर्ज कराए और उसका बहुत बढ़िया कवरेज मिला। प्रदर्शन आदमी इसीलिए करता है कि उसका मीडिया कवरेज हो और उस पर चर्चा हो, तो वो तो एक बार ठीक था। मुनव्वर राना कहता कि भाई मैंने पुरस्कार मिला, वो अलग बात है कि पुरस्कार मिला इसीलिए गया था कि जब मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे को वापस करना और मेरे माइलेज देना, अलग बात है। लेकिन मुनव्वर राना ये देश के सामने कह सकते थे कि मुझे पुरस्कार मिला था, मैंने वापस किया था, विरोध दर्ज कराने के लिए मैंने कोई तोड़ फोड़ अगजनी नहीं की, मैं शांतिपूर्ण आदमी हूँ, मेरा बेटा है, ये ले जाइए और इसको अरेस्ट करिए। उल्टे पुलिस से वो कह रहे हैं कि मैं हट कैसे जाऊँ। जब पुलिस वाले ने बोला कि राणा साहब मामला आपके साथ नहीं, आप हट जाइए, बोला मैं कैसे हट जाऊँ, मेरा औलाद है, मैं औलाद के साथ रहूँगा। राणा साहब ये भूल गए, साहब बोल दिया, मुनव्वर राना ये भूल गए कि भारत के संविधान में पुलिस के काम में दखल देना भी अपने आप में अपराध है, मुजरिम को छुपाना भी अपने आप में अपराध है, सज़ा का प्रावधान है, और मुजरिम को शेल्टर देना तो आतंकवादी कुकृत्य है। जिस तरह से लिट्टे वाला करता था कि महिला बच्चों को आगे कर देता था तो पीछे से फौज पर फायरिंग करता था, और हमारी पुलिस और हमारा फोर्स चुपचाप रहते थे कि हम बच्चे और महिलाओं पर फायर नहीं करेंगे, और वो पीछे से सैनिकों को मार देता था, सैनिक अपना जान कुर्बान कर जाते थे मुफ्त में, लेकिन फिर भी फायर नहीं करते थे कि मैं निर्दोष महिला बच्चों पर नहीं करूँगा। वही काम एक हरियाणा का बाबा किया, उसने अपने आगे महिला और बच्चों का फोर्स लगा लिया और पीछे से पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जो पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई। तो हर बदमाश आदमी, हर चरित्रहीन आदमी, हर कैरेक्टरहीन आदमी, हर कानून का मुजरिम यही कर रहा है। कानून में उस ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके वीडियो बना करके फायर कर देना चाहिए, धड़ 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 धड़, जितनी गोली उन लोग मारा उतनी गोली मार देनी चाहिए, और वीडियो बनाना चाहिए। देखो उन्होंने 20 राउंड फायर किया है, हम 19 राउंड कर देते, 1 राउंड कम करते हैं, कोई बात नहीं, और उसका वीडियो बन जाता कि भाई 20 राउंड में हमारे 5 लोग गए और ये जहन्नुम को रसीद हुआ। इस तरह की बातें जब तक नहीं की जाएंगी तब तक इस देश में कानून का खौफ नहीं होगा, और कानून का डंडा का मतलब वो चलना चाहिए। अब जो मैं सबसे खतरनाक बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिससे मुझे जिससे मुझे वीडियो बनाने का जरूरत महसूस हुआ, वो ये था कि जितने भी मुस्लिम स्कॉलर टीवी पर आए उन सब ने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये मुनव्वर राना के प्रति बेमनस्य कुकृत्य है। मुनव्वर राना स्वयं कह रहा था कि एक बिकरू कांड होने जा रहा है। मुनव्वर राना का स्टेटमेंट सुनिए, वो अपने लोगों को बता रहा है कि बिकरू कांड है, मतलब आप भड़किए और भड़क करके सड़क पर दंगा कर दीजिए। क्या दंगा भड़काने केस में मुनव्वर राना को गिरफ्तार करके बिहाइंड द बार नहीं करना चाहिए, और मुनव्वर राना के परिवार को तमाम महिला और बच्चे जो कानून के
रास्ते में बाधा डाल रहे हो उन पर सरकारी काम में रुकावट का केस नहीं डालना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये मांग मुस्लिम समाज करे कि भाई देखिए, मुनव्वर राना ने पूरे मुसलमान को बदनाम किया है। देश में मुस्लिमों की बदनामी हुई है कि मुसलमान मुसलमान होता है, चाहे वो शायर हो या कलाकार हो। इससे कितनी बड़ी बदनामी हुई है कि मुसलमान मुसलमान होता है। आपको 4-5 नाम रख देता हूँ, ये सब लोग मेरे ऊपर केस करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे भारत के। मोदी सरकार से उनको उम्मीद थी कि मैं वरिष्ठ IAS अफसर हूँ, चुनाव आयुक्त हूँ, अब मैं कहीं कुछ ना कुछ पा जाऊँगा। मोदी जी ने बोला कि देखो, हमारे यहाँ पाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, वोट बैंक की परवाह मैं नहीं करता। नरेंद्र मोदी का एक बात ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम टोपी सर पे नहीं लगाया था, जबकि सिख की पगड़ी सर पर बांध करके मत्था टेकने गए थे गुरु ग्रंथ साहिब के सामने। अगर वोट बैंक की राजनीति होती तो सिख समाज से ज़्यादा मुसलमान समाज है इस देश में। मुस्लिम की आबादी तो हिंदू के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन उसने बोला था कि नहीं, ये वोट बैंक की पॉलिसी मैं नहीं करता, कायदे के लिए फ़ायदे के लिए कायदा नहीं भुला सकता। लेकिन सिक्खी को अपने सर पे सजाया उस आदमी ने, क्योंकि उसे वोट बैंक की राजनीति करनी होती तो सिख समुदाय बहुत अल्पमत में है इस देश में, लेकिन वो तो वोट बैंक के लालची अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान कहते हैं, सिख, पारसी, ईसाई, जैन को कहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या बहुत छोटी है। तो नरेंद्र मोदी बोला कि हमको काम की प्रतिष्ठा है, हम उसकी नहीं करते। तब वो लोग टीवी पर बयान देने लगे। एक है देश के सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं सलीम जावेद के जावेद अख्तर। इन्होंने 16 फिल्म लिखी थी। 16 फिल्म में कैसे मानसिकता डाली गई आप देख लीजिए। ठाकुर का पूरा परिवार गब्बर सिंह ने काट दिया। दूध मुहा बच्चा, एक जो 5-6 साल का बच्चा दिखाया गया है, 2, उन बच्चों तक को काट दिया गब्बर। पूरा गांव में शोक की लहर बिल्कुल नहीं रही। लेकिन एक रहीम चाचा के बेटे अब्दुल को डाकुओं ने काट दिया। पूरा गांव इकट्ठा होकर के जय और बीरू को बोला कि भाई गांव से निकल जाओ। अब्दुल चाचा का बेटा, रहीम चाचा का भतीजा अब्दुल मारा गया है। भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। परसेप्शन बिल्डर देख लीजिए, 16 सिनेमा सबने देखा होगा, सबने 16 सिनेमा देखा। उसमें कहानी यही है ना कि संजीव कुमार जो ठाकुर बने हैं पुलिस अफसर, वो गब्बर सिंह डाकू को पकड़ने जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, गब्बर जेल से छूट जाता है और आ करके बदले में ठाकुर के पूरे परिवार को मार देता है। ठाकुर साहब का हाथ काट देता है। लेकिन गांव में कोई विरोध नहीं होता। गांव में कहीं कोई समर्थन ना मिलने से वो 2 डाकुओं को ले आते हैं कि मैं गब्बर से बदला लूँगा। वो दोनों डाकू आते हैं और ठाकुर साहब के लिए गब्बर की खोज में लग जाते हैं। पूरा वो गांव, रामनगर गांव, जो कि ठाकुर के पूरे परिवार को मार देने पर चू तक नहीं कहता, वो रहीम काका के अब्दुल के एक हत्या पर सारे के सारे इकट्ठे होकर आते, कहते भाई चलो, हमको गब्बर से कोई नहीं बचा सकता, एक गया कल पूरा गांव जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका राइटर जावेद अख्तर थे। जावेद अख्तर जब सरकार पर बात आती है तो वो मुसलमान हो जाते हैं, फिर उन्हें नरेंद्र मोदी में कमियां दिखने लगती हैं, और जब अपने पर बात आती है तो वो लेखक बन जाते हैं कि मैं तो लेखक हूँ, हमारा कोई कौम थोड़ी है। जब उनकी बीवी विदेशी से चूमा चाटी करती है तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल मुसलमान नहीं हूँ, मैं धर्म भीरू कहीं से नहीं हूँ, क्योंकि हम तो बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं, हम तो बिल्कुल ओपन माइंडेड आदमी हैं और हमारे यहाँ चूमा चाटनी करने का कोई बात नहीं, हम खुले दिल के मुसलमान हैं। लेकिन वही जब उनके ऊपर आता है कोई बात तो फट से मुसलमान बन जाते हैं, क्योंकि इस्लाम में गैर मर्दों से चूमा चाटी नहीं किया गया है, बड़ा सख्त कानून है इस मामले में। तो वहाँ पर तो वो ओपन माइंडेड हो जाते हैं, और जब उस पर आती है तो मुसलमान बन जाते हैं। देश के सारे मुसलमान नहीं, लेकिन बदनाम सारे आदमी मुसलमान ही हो रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस कथन को सत्य साबित ना हो कि भाई बेशक सारा मुसलमान आतंकी नहीं है, लेकिन सारे आतंकी मुसलमान जरूर हैं। इस वजह से कर्नल पुरोहित और ये
जो अभी भोपाल से सांसद आई है प्रज्ञा ठाकुर, इन सबों को गिरफ्तार करके आतंकवादी बनाने का प्रयास किया गया था, ताकि कम से कम ये डायलॉग प्रचलित में ना हो कि बेशक सारा मुसलमान आतंकी नहीं है, लेकिन सारे आतंकी मुसलमान जरूर है, पर कुछ रोक लगे। लेकिन वो सब बाद में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। उसी वजह से वो सारे मुसलमानों को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ये देश में बहुत सारे मुसलमान हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बड़ी आदरणीय पूजनीय काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध सबसे पहले प्रदर्शन करने वाले हमारे मुसलमान ही हैं, जो पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान में जा करके हमारा मुसलमान कहता है। ये मुनव्वर राना भी पाकिस्तान में गए थे तो कहे थे कि मैं 80-85 करोड़ हिंदुओं के बीच सुरक्षित हूँ और मुझे पाकिस्तान के आईने की जरूरत नहीं है। ये मुनव्वर राना है जिन्होंने कहा था। लेकिन यही मुनव्वर राना जो भारत में आते हैं तो मुसलमान बन जाते हैं। ये दुगली और दोहरी राजनीति और दोहरी सोच से पर्दा हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सांप की तरह से डंस मारने वाले समुदाय को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं और सारे मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के अपने सारे मुसलमान भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब के सब आइए और मुनव्वर राना के इस कुकृत्य का विरोध कीजिए, क्योंकि मुनव्वर राना जिस आदमी का हित मार रहे हैं वो उनका अपना सगा भाई है, वो भी उतना ही बड़ा मुसलमान है जितना मुनव्वर राना है। क्योंकि जब मुनव्वर राना का भाई है तो वो भी तो मुसलमान ही है, अगर मुनव्वर राना मुसलमान है तो। और ये आपसी घरेलू विवाद को मुसलमान के आड़ में शेल्टर लेकर के उस आदमी की प्रॉपर्टी कब्जा करना और अपने प्रचलित हो जाने का दम दिखाना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा पाप है। पुराने पाक में भी ये पाप है, इंसानियत में भी पाप है और इस्लामिक में भी पाप है। और इस पाप की सज़ा इस्लाम बताएगी क्या है। भारत में तो बिहाइंड द बार है और मुझे लग रहा है कि योगी की पुलिस ये ज़रूर करेगी, क्योंकि योगी जी वोट बैंक के लिए नहीं काम करते और मोदी जी को तो वोट बैंक का चिंता ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ ना हिंदू राष्ट्र, ना खालिस्तान, अखंड रहे हिंदुस्तान की सोच के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।